हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो मैं आज आप लोगों के साथ में बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू दी जो हमारी बेटा सीए इंटरमीडिएट की न्यू स्कीम के अंदर में बेटा पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग का, उसके सिलेबस को लेके। तो जो हमारा बेटा न्यू स्कीम आ रही है उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट फॉल करने वाला है दैट इज गेटिंग आपके पास बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2024। सो जो भी बच्चों का अटेम्प्ट मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स होगा उनको बेसिकली इस न्यू स्कीम के अंदर में पेपर देने पड़ेंगे। और जो हमारा सी इंटरमीडिएट का पहला पेपर होगा बेटा वो अकाउंट्स नाम नहीं है, उसका पेपर का नाम होगा एडवांस अकाउंटिंग। जो कि हमारी पुरानी स्कीम थी उसके अंदर में दो पेपर हुआ करते थे, पेपर नंबर 1 अकाउंट्स एंड पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग का, जो कि अब हमारे पास में एक ही पेपर बन चुका है एडवांस अकाउंटिंग का। सो मैं आप लोगों के साथ में कुछ फ्यू चेंजेस के बारे में बात करने वाला हूं, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, ताकि आप लोगों को बेटा बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स बेसिकली ऐड हो रहे हैं, कौन से डिलीट हो रहे हैं, कौन से नए चैप्टर्स आए हैं। तो बेटा अगर हम अपने पास में न्यू स्कीम के बारे में यहाँ देखते हैं और उसके सिलेबस को देखते हैं, हमारा पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग का 100 मार्क्स का होने वाला है, विच इज एक्चुअली कल्मिनेशन ऑफ जो पुराने स्कीम के अंदर बेटा आपका अकाउंट्स का पेपर था प्लस एडवांस अकाउंट्स का था। बट इसके साथ में मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि 100 प्लस 100 करके 200 नंबर का सिलेबस इसमें डाल दिया। देयर आर लॉट मेनी चैप्टर्स विच हैव बीन डिलीटेड प्योरली, वो पूरे के पूरे डिलीट हो चुके हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि सीए फाउंडेशन में भी जा चुके हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स सीए फाउंडेशन में चले गए न्यूज के में, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे न्यू आए हैं, तो वो मैं आपको टॉपिक्स के साथ बता दूंगा। साथ के साथ में बेटा जो हमारा पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो पहले 100% सब्जेक्टिव हुआ करता था, 100% सब्जेक्टिव, जबकि अब हमारे पास बेटा अंडर न्यू स्कीम आपका पेपर जो होगा बेटा 30% ऑब्जेक्टिव होगा बेटा एंड 70% सब्जेक्टिव होना है। ये इंस्टीट्यूट ने हमारे पास में क्लियर कर दिया है कि 30% एमसीक्यूज आपके पास होंगे, केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो, सो द और नॉलेज द स्किल लेवल थोड़ा सा जो है हमें चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस को पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नाउ जो इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है उन्होंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्या है मेन मकसद सिलेबस का, दैट इज टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशंस टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स एंड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मकसद ये है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, कानूनों की अच्छे से नॉलेज हो और आपको ये पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे बनाना है, प्रेजेंट करना है। सो काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हुआ करते थे जो बच्चा सीखता तो जरूर था पर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होते थे, तो उन्होंने अब सिलेबस के अंदर में सिर्फ वो चीजें रखी है जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से आती है। नो सबसे पहला बेटा अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो यहां पर बेटा उन्होंने लिखा है, पहला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंड एएस which is IFRS converse standards and IFRS convergence versus adoption objective and concept of carve out। तो ये हमारा टॉपिक पहले भी हुआ करता था इन अकाउंट्स, ये अकाउंट्स में बेसिक्स ऑफ एएस जब मैं कराता था तो वहां पे हम ये करते थे। सेम तरीके से अगले वाला टॉपिक जो बेटा फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये टॉपिक भी हमारे पास हुआ करता था। सो ये दोनों टॉपिक्स हमारे पुराने में अकाउंट्स में हुआ करते थे। थोड़ी बहुत ही पहले वाले टॉपिक में हल्की सी एक दो पैराग्राफ्स की और उन्होंने एडिशन करी है, बट अदरवाइज ये टॉपिक्स होते थे बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। देन अगर मैं देखूं बेटा उन्होंने एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डाला। बेटा है क्या, इंटरमीडिएट लेवल पे इंस्टीट्यूट चाहता है बच्चों को हम एएस सिखाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को एक तो लागू होते हैं सबको, और कॉर्पोरेट एंटिटीज में जो कंपनीज है उनके केस में भी कुछ कंपनीज पे अभी भी लागू होते हैं, क्योंकि जो बाकी सारी वो में हम लिमिट्स वगैरह सीखते हैं सिलेबस में, तो उनको अब आपके पास इंड एएस लागू होते हैं जो कि हम सीए फाइनल में पढ़ते हैं। तो एट इंटरमीडिएट लेवल यू गेट टू नो अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ इन टोटलिटी बेटा इंस्टीट्यूट ने आज तक में 29 हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से 2 डिलीट हो चुके हैं। तो आउट ऑफ द 29 एएस बेटा हमारे 2 एएस डिलीट हो चुके हैं, वो पहले ही डिलीट हो गए थे, एएस नंबर 6 और एक एएस नंबर 8। तो टोटल में 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे बैठते हैं। पहले जो होता था वो ये था कि अकाउंट्स प्लस एडवांस अकाउंट्स में मिला के भी आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं बनते थे और कुछ रह जाते थे जिन्हें आप प्राइमरीली सीए फाइनल में करते थे। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये 27 के 27 एएस आपके सिलेबस में, 27 के 27 सिलेबस आपके एएस में, ये आपके सिलेबस में है, जिसमें से मैं न्यू बता देता हूं जो पहले नहीं हुआ करते हो तो अब आगे, दैट इज एएस नंबर 15 इंप्लॉय बेनिफिट। ये पहले नहीं होता तो ये अब आ गया, नहीं तो या वो ग्रुप 1 में थे अकाउंट्स में या ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट में, तो ये नहीं आए। उसके अलावा बेटा एएस नंबर 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर चैप्टर तो हुआ करता था, हाँ एडवांस अकाउंट में चैप्टर होता था, बट बेटा अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर से नहीं था, अब वो स्टैंडर्ड आ गया और चैप्टर भी आ गया। तो स्टैंडर्ड की भी कुछ एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स होते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, एक्स्ट्रा प्रोविजंस, अब वो भी हमें पढ़नी पड़ेगी अपने पास में। तो एएस 21 पहले नहीं था पर हम करते जरूर थे चैप्टर में, बट अब वो स्टैंडर्ड ही आ गया। देन उसके अलावा बेटा एएस नंबर 23
AS number 25, AS number 27 and AS number 28. So these are the 6 accounting standards जो अब हमें अपने पास में बेटा एडिशनल आए हैं हमारे सिलेबस के अंदर में, जो पहले नहीं होते थे। ठीक है ना, ये हम यहाँ ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में करते थे, पर ये वाले बिल्कुल नए आए हैं जो हमारे थे ही नहीं। तो अब सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कंपनी अकाउंट्स के अंदर में जो हमारे ग्रुप 1 में हम टॉपिक्स करा करते थे, शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट बेसिकली डिवीजन में, डिवीजन 1 इज बेसिकली फॉर दोज जिनको इन डीएस बेसिकली लागू नहीं होते हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में बेसिकली ये शेड्यूल 3 वाला हमारा पहले भी होता था। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम टॉपिक करा करते थे अपने ग्रुप 1 में ही। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का आपका एडवांस अकाउंट्स में टॉपिक होता, तो यहाँ पे उन्होंने इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट्स का एक छोटा सा चैप्टर कंपोनेंट था, वो यहाँ से हटा दिया, सिर्फ बायबैक वाला रखा है। देन अकाउंटिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर में 2 चैप्टर्स होते हैं बेटा, दोनों है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमेलगमेशन, ये हमारे एडवांस अकाउंट्स के टॉपिक्स है। एंड देन ग्रुप 1 का बेटा अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग द फॉरेन ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंटिंग को रखा है। सो देयर हैव बीन लॉट ऑफ चैप्टर्स व्हिच हैव बीन डिलीटेड। आप अगर ग्रुप 1 के अंदर में देखते हैं, इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक होता है बेटा, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं, सिंगल एंट्री होता है, चाहे वो हमारा ग्रुप 1 में बेसिकली फाउंडेशन में चला गया है। ठीक है ना, सो काफी सारे टॉपिक्स हमारे ना डिलीट हो गए, काफी सारे टॉपिक्स हमारे जो डिलीट हो चुके हैं, इवन फ्रॉम अकाउंट्स आपके पास में, इवन फ्रॉम एडवांस अकाउंट्स, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये टॉपिक्स उसमें से कुछ आपके कहां चले गए, फाउंडेशन में चले गए। इवन एडवांस अकाउंट्स के भी काफी सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पे नहीं है, जैसे आपके पास में बैंकिंग कंपनीज वगैरह का टॉपिक है, एनबीएफसी, तो ये टॉपिक्स आपके पास में अब नहीं है। सो दिस इज द सिलेबस जिसके बेस पर असेसमेंट होनी है। अगर हम देखें, अच्छा खासा उन्होंने इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स जो रेलिवेंट टॉपिक्स है उनको रखा जा रहा है बच्चों के लिए। और पेपर के लिए बेटा एक चीज मैं और बताता हूँ, 30% एमसीक्यूज केस स्टडी बेस होने, तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ती है, इन डिटेल हम लोग करेंगे। तो दिस इज द इंटायर सिलेबस जो हमारे न्यू स्कीम के अंदर बेटा एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में अब आप लोगों का बनता है। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। आज मैं आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको बताने आया हूं। तो सबसे पहला बच्चा, हम एग्जिस्टिंग स्कीम में बेटा 100 मार्क्स का ये पेपर हुआ करता था, जिसमें 70 मार्क्स क्या होते थे, सब्जेक्टिव होते थे, और 30 मार्क्स के हमें एमसीक्यूज यानी एमसीक्यूज देखने को मिलते थे। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न बच्चा कंटिन्यू हुआ है। 70 मार्क्स अभी भी सब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स एमसीक्यू होगा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज जैसे सब्जेक्ट में। ओके सर, उसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, तो बेटा सिलेबस में पहले हम लोग कंपनी लॉ पढ़ते थे, जिसमें आपको 10 चैप्टर पढ़ाए जाते थे। ठीक है, अब इनको कंपनी लॉ में 10 चैप्टर से एक चैप्टर और ऐड कर दिया गया है, एक और चैप्टर ऐड कर दिया गया है, दैट इज कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी ये लोग फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक नया चैप्टर और ऐड हो गया है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये भी बहुत जरूरी था पढ़ना, फाउंडेशन लेवल पर इसे पढ़ाया जाता था, बट मार्क्स बहुत कम होते थे तो बच्चा छोड़ जाता था। बट अब लगता है कि भैया इंटर लेवल पे पढ़ाया जाएगा इसको डिटेल में। ओके सर, उसके बाद आपके अदर लॉज में हम लोग चैप्टर पढ़ा करते थे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये डिलीट हो गया है और इसे सीए फाउंडेशन में डाल दिया गया है। हम एक और चैप्टर पढ़ते थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इस चैप्टर को भी डिलीट करके कहां डाल दिया गया है, सीए फाउंडेशन में डाल दिया गया है। आपके 2 चैप्टर बचते हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो पहले भी थे और अब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक अदर लॉज में न्यू चैप्टर ऐड कर दिया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सीए फाइनल में इसका बेसिक्स हुआ करता था, इसे उठाकर यहां सी इंटर में दिया गया है। तो बहुत ही मतलब अगर आप ये मानेंगे कि ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो एडिशंस में आपका कंपनी लॉ का एक चैप्टर बढ़ा है, एलएलपी एक्ट बढ़ा है और फेमा बढ़ा है, और डिलीशंस एज कंपेयर टू ज्यादा हुए। ठीक है, ओके सर। मार्किंग, क्योंकि आपका ये वाला पोर्शन बढ़ गया है, तो कंपनी लॉ और एलएलपी मिला के अब बेटा ये 70 मार्क्स के लिए आएगा, और अदर लॉस बेटा आपका 30 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सर टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजेस निकल कर आए हैं न्यू सिलेबस के अंदर एज कंपेयर टू ओल्ड सिलेबस। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, वैसे कोई खास चेंज हुआ नहीं है। पहले भी हमारे पास टैक्स के अंदर इनकम टैक्स एंड जीएसटी था, अब भी इनकम टैक्स एंड जीएसटी है।
पहले भी हमारा जो एग्जाम का पैटर्न था उसमें 30% केस बेस्ड एमसीक्यूज आते थे और 70% सब्जेक्टिव पेपर आता था। न्यू स्कीम के अंदर भी हमारे आईसीएआई ने इस पैटर्न को फॉलो किया है। इवन अब ये पैटर्न तो सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गया है कि 30% केस बेस्ड एमसीक्यू आएंगे और 70% आपके पास सब्जेक्टिव पेपर निकल कर आएगा। पहला जो चेंज इंस्टीट्यूट ने किया है वो वेटेज के प्रपोर्शन में कर दिया है। ओल्ड सिलेबस के अंदर हमारे पास जो इनकम टैक्स हुआ करता था वो 60 मार्क्स का हुआ करता था और हमारे पास जो जीएसटी हुआ करता था वो 40 मार्क्स का हुआ करता था। लेकिन न्यू सिलेबस में कहा सरकार ने नहीं, जब हम आपको दो चीजें पढ़ा रहे हैं इनकम टैक्स और जीएसटी तो दोनों की वेटेज भी बराबर बराबर होगी। तो इनकम टैक्स की वेटेज अब कर दी गई है 50 मार्क्स की और जीएसटी की वेटेज 40 मार्क्स से बढ़ाकर 50 मार्क्स कर दी गई है। यह है सबसे पहला चेंज। अब बच्चे के मन में आएगा कि सर अब क्योंकि हमारा इनकम टैक्स का जो वेटेज है वो 60 मार्क्स से कम होके 50 मार्क्स का हो गया है, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट ने हमारे पास कुछ चैप्टर्स इसमें से रिमूव करे होंगे, हमारा सिलेबस कुछ कम किया होगा। तो इसका आंसर है बिग नो। इंस्टीट्यूट ने सिलेबस के अंदर कोई खास फर्क नहीं डाला है। 99.99% इनकम टैक्स का सिलेबस वही है, बस थोड़ी सी इंस्टीट्यूट ने हेराफेरी करी है। हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टोटल इनकम, मतलब वो इनकम्स जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती थी। ऑल टुगेदर ये चैप्टर सरकार ने, मतलब हमारी आईसीएआई ने रिमूव कर दिया है। अब इसमें से कुछ कंटेंट उसने उठाकर बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में डाल दिया है और इसमें से कुछ कंटेंट उसने उठाकर हमारे डिडक्शन वाले चैप्टर में डाल दिया है। तो यहां से चैप्टर डिलीट कर दिया गया है न्यू सिलेबस में। इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इस नाम का चैप्टर न्यू सिलेबस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसका जो कंटेंट हुआ करता था उस कंटेंट को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, थोड़ा सा डिडक्शन के अंदर और थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। राइट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सारी चीजें वही हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम ओल्ड सिलेबस में भी पढ़ रहे थे, न्यू सिलेबस में भी पढ़ेंगे। बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर दिया गया है। ये एग्रीकल्चर इनकम हम पढ़ते थे इनकम विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टोटल इनकम के अंदर, सेक्शन 10 में। बाकी सारी चीजें वही हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये भी वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। हेड्स ऑफ इनकम में भी कोई चेंज नहीं है। पांचों हेड्स हम पहले भी पढ़ रहे थे, अब भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। क्लबिंग पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ रहे होंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, ये पहले भी पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ेंगे। डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस वही है जो पहले पढ़ा करते थे। प्रोविजंस फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम वही है जो पहले पढ़ा करते थे। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन एंड इनकम टैक्स, ये हमें निकालना सीखना है केवल और केवल इंडिविजुअल असेसी का। ये हम पहले भी कर रहे थे और नए सिलेबस में भी कर रहे हैं। तो मोटा मोटा बस अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम टैक्स के सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। कंक्लूजन अगर देना चाहें तो, कंक्लूजन अगर देना चाहें तो कोई चेंज निकल कर नहीं आया है। इनकम टैक्स सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। वेटेज में फर्क आ गया है, जो चीज पहले 60 मार्क्स की थी उसको अब कर दिया गया है 50 मार्क्स का। ये एक चेंज निकल कर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सर जी जीएसटी की। जीएसटी का सिलेबस भी अब 50 मार्क्स का हो गया है, जो कि पहले 40 मार्क्स का हुआ करता था। मतलब पहले हम जीएसटी 40 मार्क्स के लिए पढ़ते थे, अब इंस्टीट्यूट कहता है नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस है हमारे पास इनकम टैक्स की भी और जीएसटी की भी, तो मार्क्स का प्रोपोर्शन भी सेम होगा। यहां पर हम इसको 50 मार्क्स के लिए भी पढ़ेंगे। राइट, तो सर इसका मतलब यह हुआ कि इनकम टैक्स में अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो जीएसटी में भी नहीं हुआ होगा। अब जो चीज पहले हम 40 की पढ़ते थे वही चीज हम 50 के लिए पढ़ेंगे। तो बेटा थोड़ी देर पहले मैंने तुमको क्या आंसर दिया था? नो। यहां पर भी आंसर है नो। सिलेबस इंक्रीज कर दिया गया है। कायदे से इनकम टैक्स के अंदर सिलेबस रिड्यूस करना चाहिए था। अगर आप पहले 60 मार्क्स के लिए जो पूछ रहे थे उसको अब 50 मार्क्स के लिए नहीं पूछना चाहिए था। आपको इनकम टैक्स में सिलेबस कम करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। जीएसटी के अंदर सिलेबस उतना ही रहने देते तो सर ऐसा भी नहीं हुआ। आपसे कैसे खुश हो सकता है इंस्टीट्यूट?
वो कैसे चाहेगा कि तुम खुश हो जाओ? नहीं, वो चाहेगा कि तुम मेहनत करो और पढ़ो और पढ़ो। इसलिए उसने क्या किया, इसने यहां पर थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा दिया और चैप्टर्स को तोड़ दिया। मतलब पहले हम लोग टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक साथ पढ़ते थे। अब इंस्टीट्यूट ने टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई वे बिल को तोड़ के अलग अलग चैप्टर्स में डाल दिया। पढ़ना सब कुछ वही है जो पहले पढ़ते थे। मैं आपको दिखा देता हूं। पुराने सिलेबस में भी आप इंट्रोडक्शन पढ़ते थे जीएसटी का, इधर भी आप पढ़ोगे। ये देखो पुराना सिलेबस है, ये 40 मार्क्स वाला सिलेबस है। 40 मार्क्स में भी आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते थे जीएसटी का। अब भी आप न्यू सिलेबस के अंदर देखो 50 मार्क्स का है। न्यू सिलेबस के अंदर भी आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा जीएसटी का। ओल्ड में भी आप लेवी एंड कलेक्शन पढ़ते थे, जिसमें आप सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, चार्ज अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन स्कीम, ये सब चीजें पढ़ा करते थे। अब भी आप लोग को ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ के चलनी है, राइट। और सर क्या पढ़ना है? सर एग्जेम्पशन पढ़नी है, कॉम्पोजिशन पढ़ना है। ये पहले भी पढ़ते थे, एग्जेम्पशन भी पढ़ते थे, कॉम्पोजिशन भी पढ़ते थे, रिवर्स चार्ज भी पढ़ते थे पहले, रिवर्स चार्ज अब भी पढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं आया है। क्लासिफिकेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमारे पास चार्ज में पहले से हुआ करता था। टाइम ऑफ सप्लाई पहले हुआ करता था, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी पहले हुआ करता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी पहले हुआ करता था, राइट। प्लेस ऑफ सप्लाई एक ये न्यू एडिशन किया गया है। इसके अंदर 2 सेक्शन हम लोग को पढ़ने रहेंगे, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 12 ये हमको पढ़ने पड़ेंगे। ये जो सेक्शंस है ये आईजीएसटी एक्ट के हैं। तो अभी तक हम लोग आईजीएसटी बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, हम सीजीएसटी पढ़ते थे। अब हम लोग को सेक्शन 10 और 12 आईजीएसटी एक्ट का पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे पास 2 सेक्शंस नए ऐड कर दिए गए हैं हमारे सिलेबस के अंदर। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी हम पहले भी पढ़ते थे, हमें अब भी पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन भी पहले पढ़ते थे, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ई वे बिल पहले पढ़ते थे, अब भी पढ़ना है। रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स पहले भी पढ़ते थे, अब भी पढ़ना है। और एक नया एडिशन करा है इंस्टीट्यूट ने, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के नाम का। ये एक न्यू एडिशन है जो आप लोग को पढ़ना है। और एक एडिशन है वो इसमें नहीं दिख रहा है, वो भी डाल देता हूं। एक और एडिशन है, आपको सेक्शन नंबर 51 टीडीएस और सेक्शन नंबर 52 टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस अंडर जीएसटी पहले ये हमारे सिलेबस में नहीं था, अब हम लोग को ये भी पढ़ के चलना है। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड आपका ऐड हुआ है, टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी इसको भी क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। तो मोटे मोटे 3 एडिशंस इंस्टीट्यूट ने करे हैं हमारे जीएसटी के अंदर। एक उसने प्लेस ऑफ सप्लाई इंट्रोड्यूस कर दिया है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मुन्ना सा चैप्टर है छोटा सा, वो आपका ऐड कर दिया गया है, और एक आपका टीडीएस टीसीएस का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया है। तो सरकार ने, मतलब हमारे आईसीएआई ने जो ये 10 मार्क्स की वेटेज जीएसटी की बढ़ाई है, इस वेटेज में उसने 3 नए टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं जो आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। अब इसका इंपैक्ट सिलेबस में ये आएगा कि लगभग आप ये मानो कि 6 से 7 घंटे का कंटेंट आप लोग का जीएसटी में इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग का जीएसटी में जो कंटेंट है वो 6 to 7 आवर्स अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 घंटे का कंटेंट आप लोगों का और इंक्रीज हो जाएगा, जो आप लोग को और पढ़ के चलना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई खास चेंज है नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो टैक्स का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 99% सेम है। 1% बस ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो उन्होंने ऐड कर दिए हैं, जो कि इतना कोई टॉप चीज नहीं है। जहां इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं वहां पे ये 3 टॉपिक्स भी हम आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत हमारे पास निकल कर नहीं आएगी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी से May 24 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जो कर चुके हैं, तो उनको टैक्स वाले सिलेबस में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतने ही चेंजेस इसके अंदर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। हाय चैम्प्स, मैं आपके साथ आ गया हूं आपके लिए पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर हमारे पेपर नंबर 4 का, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जी हां, अब हमारा नया सिलेबस आपके सामने आ गया है। तो इस न्यू सिलेबस में हमारे जो चेंजेस हैं वो क्या हैं, या अब हमारे पास क्या सर
हम पुराने वाले से पढ़ सकते हैं या हमें नया देखना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? तो ये सारी बातें मैं आपके सामने यहां पर लेकर आ गया हूं, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने नवंबर 23 में पढ़ा था, अब किसी कारणवश वो मई 24 में अगर स्विच करना चाहते हैं अपना अटेम्प्ट, तो उनके लिए क्या? ठीक है, तो मैं आपके साथ बेटा सबसे पहले पूरा का पूरा डिटेल लेकर आ गया हूं। कुछ बातें सुन लीजिए। सबसे पहले तो बेटा जो चेंज है, भाई मेरे को था कि कुछ तो चेंज होगा, तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, तो अगर मैं कंटेंट वाइज बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है। कंटेंट में हमारे कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। यस, यू हर्ड मी राइट। कुछ चीजों का फर्क है। पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में हुआ करता था, ये पेपर नंबर 3 हुआ करता था, बट एक सबसे पहला चेंज आया, अब ये पेपर नंबर 4 यानी कि ग्रुप 2 में शिफ्ट हो गया है। तो एक तो सबसे पहले ये चेंज है, पहले भी 100 मार्क्स का था, अब भी 100 मार्क्स का है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा इसके डिटेल्ड पार्ट पर। सर अगर मैं डिटेल की बात करूं तो सबसे पहला जो वेलकम चेंज है, जिसको मैं बोलता हूं भाई सबसे बढ़िया चेंज, वो ये है कि भाई अब पहले ये जो पेपर 100 मार्क्स का था पूरा डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, जहां पर आपको एक एक चीज सॉल्व करके अपना एक्सप्लेन करनी है, बट अब ये पेपर बेटा 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू कवर होगा, रेस्ट 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा जैसे पहले रहता था। ऑल्दो अभी तक हमें ये नहीं पता कि क्वेश्चन का पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या होगा, बट हम मान के चल रहे हैं कि इट विल बी लाइक सिमिलर। 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन जैसे पहले होता था, कंपलसरी क्वेश्चन एंड रेस्टॉल, जैसे भी डिटेल्स आएंगी वो हमें पता चलेगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा वेलकम चेंज आया वो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आए। दूसरी बात बेटा, ये एमसीक्यू वैसे तो हर सब्जेक्ट में है, अभी फिलहाल के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला है कि सीए इंटर के लेवल पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई आपके लिए ये बहुत ही बड़ा वेलकम चेंज हो गया। भाई अब मैं ये बोलता हूं, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास 99 मार्क्स आए थे कॉस्टिंग में, है ना, 99 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, और 90 प्लस वाले भी 5-6 बच्चे थे जिनके 90 प्लस थे। अब मैं कहता हूं भाई अब तो 100% आने के चांस है। नाउ यू आर एबल टू सिक्योर 100%। तो भाई पहले भी ये सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग था, अब भी ये सब्जेक्ट और ज्यादा स्कोरिंग हो गया। तो आप सब बच्चे अब तो इसमें डेफिनेटली एग्जामिशन पक्का कर सकते हो अपनी, है ना। और इसमें एग्जामिशन आने से ग्रुप 2 की टेंशन तो हल्की हो जाएगी, क्योंकि अब ग्रुप 2 में 3 ही पेपर बचे, है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, एफएमएसएम और ऑडिट का पेपर। तो भाई ग्रुप 2 में अब आपको बहुत ही आनंदमय जीवन जीने वाले हो, है ना, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ये तो ओवरऑल चेंज। अब सर ये एमसीक्यू की वजह से इंपैक्ट क्या आएगा? तो देखो एमसीक्यू की वजह से आपका इंपैक्ट काफी रहेगा। सब्जेक्ट में चेंज ना होते हुए भी चेंज आ गया, है ना भाई, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, अभी मैं कंटेंट की बात करूंगा, बट फिर भी चेंज ना होते हुए भी देयर इज अ चेंज एंड दैट इज एमसीक्यू। दोस्तों पहले क्या होता था, हमारा जो मेन फोकस रहता था वो कॉन्सेप्ट प्लस आपके क्वेश्चन सॉल्विंग पर होता था, बट अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा फोकस को बदलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्विंग एज इट इज रहेगा, अब जो नई टेक्निक हमें लगानी है वो है एमसीक्यू सॉल्विंग की। अब सर एमसीक्यू कैसे सॉल्व होंगे? तो बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली नो डाउट कॉन्सेप्ट हमारे सॉलिड रहते ही, आपको पता हमारी क्लास में कॉन्सेप्ट सुख प्राप्ति मिलती है, सीएसपी हमें बोला जाता है, तो वो इसलिए ही बोला जाता है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट की टेंशन नहीं रहती, कॉन्सेप्ट तो आपके एकदम रॉक सॉलिड हो जाते हैं। मेन मुद्दा आता है सर एमसीक्यू को कैसे हैंडल करें? तो बच्चा एमसीक्यू हैंडल करने के लिए कॉन्सेप्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, नो डाउट, बट अब आपको थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट पर भी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अब यू नेवर नो कौन सी लाइन में से कौन सा पॉइंट पर क्या एमसीक्यू बन सकता है। पहले हम थियोरिटिकल को थियोरिटिकल पार्ट की तरह लेते थे, चल यार एक्सप्लेन कर देंगे अपने वर्ड्स में, बट नाउ उस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम अपने एमसीक्यू अप्रोच को 100% मार्क कर पाए, 100% करेक्ट कर पाए। तो मैंने क्या बोला, चेंज ना होते हुए भी बदलाव है। पहले हम कई बार छोटी छोटी बातों को इग्नोर मार देते थे,
कि चल यार ये कॉन्सेप्ट हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा प्रैक्टिकल या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लेगा। बट अब क्योंकि मैं तो कहता हूं भाई 100 नंबर लाने हैं, मैं नहीं कह रहा 90 प्लस या एग्जामिशन पे अटक जाना है, भाई साहब 100 लाने हैं, तो 100 के लिए मेहनत भी 100 वाली करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो एमसीक्यू का फोकस रहेगा वो थोड़ा सा और ज्यादा रहेगा। जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर माइन्यूट बातें, डिटेल्ड बातों पर भी एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आप 100% अपने एमसीक्यू एग्जाम में डेफिनेटली बिल्कुल सही करके आओगे, है ना। तो ना होते हुए भी बदलाव तो जरूर है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, हमारे कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो बेटा कंटेंट में जैसा कि मैंने बोला कोई बहुत मेजर बदलाव नहीं है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ने कुछ चेंजेस करे हैं स्टडी मॉड्यूल में, कुछ इलस्ट्रेशंस जोड़ दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस जोड़ दिए हैं, कुछ डिलीट कर दिए हैं, एडिशन डिलीशन तो हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी माइनर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ चैप्टर्स में कुछ जगहों पर एडिशन डिलीशन हुआ है क्वेश्चंस का, ठीक है, बाकी ओवरऑल सेम है। प्लस कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स आपके और ऐड ऑन हुए हैं। अब जब मैं कहता हूं थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऐड ऑन हुए तो समझ रहे हो एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी बढ़ाती जाती है। तो भैया यहां पर आपको अब एमसीक्यू करने के लिए थोड़ा और फोकस्ड अप्रोच करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, भाई ये चैप्टर पहले भी था अब भी है, इसमें सारी बातें पुरानी है, सिर्फ एक ये वाला नया पॉइंट आ गया डिजिटल कॉस्टिंग, और जो कि बहुत बेसिक है कि आईटी का यूज करके कॉस्टिंग करेंगे तो डिजिटल कॉस्टिंग, तो कोई बहुत मेजर चेंज इसके अंदर नहीं है। फिर अगर मैं दूसरी बात करूं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, एज यूजुअल बेटा ये भी सेम ही टॉपिक है। और इनफैक्ट जब मैं आपको पढ़ाता हूं अपनी क्लास में तो मैं आपको ये वाला जो टॉपिक है पढ़ाता हूं अलोंग विद अदर चैप्टर्स। अलग अदर चैप्टर्स में क्या क्या आ जाता है, मैं इसको कॉस्ट शीट और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में तीनों को एक साथ ही पढ़ाता हूं। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो हम पूरी इन डेप्थ में एक ही बार कवर कर लेते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। एज सच कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बेटा पहले मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो इसमें कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स जोड़ दिए, जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कैसे होगा, ईआरपी वाला पार्ट, ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी पॉइंट्स में जोड़ी हैं, तो इनके ऊपर हम डिटेल चर्चा क्लास में करेंगे। बाकी ओवरऑल प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से तो कंटेंट एकदम सेम है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। पर जैसे मैंने बोला बदलाव ना होते हुए भी बदलाव है, हमारी अप्रोच पे फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस्ड बदलेगा और उस वजह से चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है बेटा। और ये बाकी का कंटेंट एकदम सेम है जो पहले पढ़ते थे, नॉर्मल एबनॉर्मल एंड सो ऑन, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट बिल्कुल सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर भी कंटेंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता ही है, पहले भी थ्योरेटिकल टाइप चलता था, अभी वही है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आपके बाकी क्वेश्चंस के साथ मर्ज होकर ही आ जाता है, नॉर्मली उसी के अंदर एक दो पॉइंट आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के। ओवरहेड्स अगेन पूरा सेम है बेटा, कोई चेंज नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सेम। इंटीग्रेशन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल, भाई रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड वाला, और आपका रिकंसिलिएशन एंड सो ऑन बिल्कुल बेटा सेम है जो हम पढ़ते हैं। अब सिंगल आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग, ये मैं आपको कॉस्ट शीट के साथ ही पढ़ा देता हूं ऊपर, तो मैं इसको अलग से कुछ नहीं पढ़ाता, आपको पता ही है। जॉब कॉस्टिंग, अब यहां पर एक छोटा सा बदलाव है, पहले के टाइम पर चैप्टर हुआ करता था जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यहां से हटा दिया है। अब हटा दिया है तो यानी कि नवंबर में वो लास्ट बार आएगा, तो चांसेस की उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ऑल्दो आपको पता ही है वो बहुत आसान चैप्टर था, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, वेरी इजी चैप्टर, आराम से स्कोरिंग चैप्टर है, बट स्टिल ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने हटा दिया क्योंकि आप अकाउंट्स के एएस वगैरह में भी कवर कर लेते हो, तो ठीक है। बैच कॉस्टिंग आपके पास एज इट इज है, प्रोसेस ऑपरेशन, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट सब सेम है बेटा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सर्विस सेक्टर इज गोइंग टू रिमेन सेम। स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट बेटा तीनों सेम। तो कुल मिलाकर अगर मैं कंटेंट वाइज बात करूं तो यस, कंटेंट वाइज इट्स ऑलमोस्ट सेम, बट ना चेंज होते हुए भी देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन द अप्रोच, इन द डिटेलिंग, इन द मेथड्स। तो दोस्तों ये था हमारे कॉस्टिंग का समराइजेशन आपके नए सिलेबस वर्सेस द ओल्ड सिलेबस का। आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के एक सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट का नाम है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। बेटा न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स में कुछ बदलाव आए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, और आज के इस वीडियो में अपन इन बदलावों को चेक करने वाले हैं। तो पहला बदलाव क्या हुआ
कि सर सब्जेक्ट का नाम जो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस था ना, उसको आईसीएआई ने बोला नहीं, अब अश्योरेंस वर्ड हटा दो और नाम कर दो इसका ऑडिटिंग एंड एथिक्स। पहले ये पेपर नंबर 6 हुआ करता था, पहले पेपर नंबर 6 हुआ करता था, अब ये पेपर नंबर 5 होने वाला है अभी भी ये 100 मार्क्स का ही पेपर। लेकिन क्या हुआ, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस वाला जो टॉपिक है इसको इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उठाकर सीए फाइनल में लेके चले गए, और फाइनल से एक टॉपिक जो एथिक्स का है उसको उठा के इंटर में लेके आ गए। और ध्यान रखें ये वाली चीजें सिर्फ May 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनका अटेम्प्ट May 24 में लगने वाला है उनके लिए ये वाली चीज है, नहीं तो सब्जेक्ट हमारा ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस ही रहेगा। जिन बच्चों को नवंबर 23 में एग्जाम देना है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर की दी जाती है। लेकिन बोला आईसीआई ने कि यार ये अश्योरेंस फ्यूचर और प्रेजेंट की बातें फाइनल में सिखा देंगे बच्चे को, हमें अच्छा ऑडिटर चाहिए, एथिकल ऑडिटर चाहिए, ताकि आप जब किसी कंपनी में अपने आर्टिकलशिप के टाइम पे ऑडिट करने पहुंचो एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, यू शुड बी एथिकल। इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो May 24 के बच्चे, अगर तुम लोगों ने अभी से पढ़ाई करनी चालू कर दी थी, कई सारे बच्चे हमें ये बोलते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा डिलेमा है कि एक एक सब्जेक्ट में उन्होंने अभी तक इतनी सारी पढ़ाई कर ली है, क्या वो पढ़ाई रेलेवेंट है, क्या वो पढ़ाई इररेलेवेंट हो गई है। इसके बारे में मैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स के बारे में आपके डाउट्स क्लियर करने आज आया हूं। तो सबसे पहले May 24 वाले सब्जेक्ट का नाम ऑडिटिंग एंड एथिक्स हो चुका है, और ये 100 नंबर का ही पेपर है। आपने जो पढ़ाइयां कर ली, आइए देखते हैं कि क्या वो पढ़ाई रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। सबसे पहले ऑडिटिंग एंड एथिक्स, मैंने आपको बताया ही था 100 नंबर का अपना पेपर है, तो यहां पर हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऑब्जेक्टिव आईसीआई क्या बोलता है, आईसीआई कह रहा है सुनो सर, हमारे को क्या चाहिए कि बच्चा जो भी ऑडिट पढ़ रहा है वो डेवलप करे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, अभी आइडियली बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग एंड of the generally accepted auditing procedures, techniques and skills, and acquire ability to apply the same in the audit and attestation engagement, मतलब आर्टिकलशिप पे। दूसरा, टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स। पहले यहां पे हम बात करते थे अश्योरेंस की, लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स के बारे में आप बात करोगे। सबसे पहले इन्होंने हमको चैप्टर वाइज डिटेल दे दी है। इन्होंने क्या दिया है बेटा, चैप्टर वाइज डिटेल दे दी है। और चैप्टर वाइज डिटेल के अंदर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यार फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें कुछ बदलाव नहीं है, क्योंकि जब भी हमने ये चैप्टर आपको पढ़ा है, हमने बोला यार इसमें आईसीआई कभी भी बदलाव नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है ये काफी सारा इन्फ्लुएंस्ड है जो इंग्लैंड का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, उनके जब उन्होंने ऑडिटिंग बनाई थी तो वहां से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो सर ये हमारी ऑडिटिंग की फाउंडेशन स्टोन है, ये कभी नहीं बदलेगी। तो इसमें क्या है, इसमें है नो चेंज। ठीक है, इसमें है नो चेंज। वही ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग की हम बात करेंगे। मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग ये पहले नहीं था, लेकिन ठीक है थोड़ी हिस्ट्री है। मीनिंग था नीड फॉर ऑडिट, बेनिफिट थे, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, क्वालिटीज, इनहेरेंट लिमिटेशन, ये सारी चीजें आपकी थी पहले से। इसके बाद क्या हुआ, कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के उठा के दूसरे चैप्टर्स में डाल दिए गए हैं, और आइए उनके बारे में अपन बात करते हैं यहां पे। लेकिन आपको मेजरली कोई भी चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, जो अभी भी हमारा सेकंड चैप्टर हुआ करता था, यहां पर भी ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहां पे क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान करने की। प्लानिंग कंटिन्यूअस होता है, आइटरेटिव, ये सारी चीजें पुरानी है। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान प्रोग्राम, ये सारी चीजें हो चुकी है। इस चैप्टर के भी कुछ टॉपिक्स को उठा के दूसरे चैप्टर में लेके चले गए हैं। ठीक है, ये चैप्टर भी छोटा कर दिया, ये चैप्टर भी, जो बड़े चैप्टर हुआ करते थे इनको छोटा कर दिया गया है। तीसरा चैप्टर जो इन्होंने किया, पहले हमारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस करके एक चैप्टर था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट 18 से 22 नंबर का एक अकेला चैप्टर वो आ सकता था। यहां पे उस चैप्टर को बहुत ही छोटा कर दिया है और आगे धकेल दिया है। पहले बोला यार बच्चे को रिस्क विस्क के बारे में बताओ। ठीक है,
यहां पे ये नहीं है कि रिस्क है तो इश्क है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप ऑडिट सीखते हो। तो ऑडिट रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल जो चैप्टर 4 हुआ करता था वो अब चैप्टर 3 हो चुका है, और यहां पे आप ऑडिट रिस्क के बारे में बात करने वाले हो। फिर भी अगर हम इसको भी देखते हैं तो सर इसके लास्ट में है ना जो था इंटरनल ऑडिट रिलेटेड सेक्शन 138 रिलेटेड, ठीक है, कंपनीज एक्ट का कई सारे टॉपिक दिए हुए थे, लेकिन अभी वो हमें टॉपिक्स नहीं दिख रहे हैं। तो ऑडिट को 3rd चैप्टर में भी छोटा किया गया है। ये एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट आया है, डिजिटल ऑडिट। बेटा ऑडिट में डिजिटल ऑडिट के बारे में जो है आईटी रिलेटेड रिस्क है, इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये सारी जो चीजें हैं वो चैप्टर 6 में हुआ करती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये टेस्टिंग मेथड, डेटा एनालिटिक्स और ऑडिट, ये चैप्टर 6 हुआ करता था, जिसको चैप्टर 3 के अंदर डाल दिया गया है। इसमें से सवाल, पहले चैप्टर 6 एक अलग से चैप्टर है, ये अब डिजिटल ऑडिट नाम से एक टॉपिक कर दिया गया है चैप्टर 3 के अंदर। इसके बाद जो 4th टॉपिक इन्होंने 4th चैप्टर रखा है वो है ऑडिट एविडेंस। याद करने की कोशिश करो, मैंने पिछली बार आपको बोला था चैप्टर 3 था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, तो डॉक्यूमेंटेशन अलग चैप्टर बना दिया, ऑडिट एविडेंस अलग चैप्टर बना दिया, और इन्होंने ऑडिट एविडेंस पे अलग चैप्टर बना के बहुत समझदारी का काम किया है। क्योंकि पहले क्या होता था, चैप्टर 3 में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे ना उन पे कई बार सवाल नहीं आते थे। हम बच्चों पे बहुत मेहनत करते थे उन टॉपिक्स को सिखाने के लिए, लेकिन सवाल नहीं आता था, बच्चे की मेहनत खराब हो जाती थी। अब आएगा ऑडिट एविडेंस पे कुछ एसेज आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो, और अब आएगा क्योंकि ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, आप कई सारे एसेज के नाम देखोगे यहां पे, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में ध्यान देने वाले हो। फिर चैप्टर 5 है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका भी ये पहले कुछ चेंज नहीं है इस वाले के अंदर, ये पहले चैप्टर 9 हुआ करता था, अब चैप्टर 5 है। अच्छा क्यों किया, क्योंकि कई सारी जगह इस चैप्टर को इंक्लूडिंग मी मैं लास्ट में पढ़ाता था, और कई बार क्या होता है ना, लास्ट वाले टॉपिक्स बच्चा बोलता है छोड़ो यार लास्ट तक कहां करेंगे, छोड़ देते एक आध चैप्टर। अब ऐसा बोलता है यार ये 5th चैप्टर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे भर भर के सवाल पूछता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो चैप्टर 3 था हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस, उसका एक तो एविडेंस अलग कर दिया, और ये वाला चैप्टर जो है 6th में डाल दिया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इतना सा छोटा सा चैप्टर बना दिया है, ये फ्री के नंबर है, ठीक है। आइडियली बस मुझे एक चीज ऐसे नहीं समझ में आई, इसको आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एविडेंस के बाद में क्यों डोला? ये पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए था, फिर बच्चे को ऑडिट एविडेंस सिखाना चाहिए था। लेकिन ठीक है, हम कर सकते हैं चैप्टर को आगे पीछे, लेकिन जस्ट इतना सा एक चैप्टर है, और ये हमारे लिए फ्री के नंबर होंगे बेटा, ये फ्री के नंबर होंगे। फिर जो हमारा चैप्टर 11 हुआ करता था ऑडिट रिपोर्ट का, उसको एज इट इज रखा है, बस उसका नाम ऑडिट रिपोर्ट की जगह कंप्लीशन रिव्यू में डाल दिया गया है। कुछ सेक्शंस जो पहले थे उनको यहां पे उठा के डाल दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट यहां पे है ही सेम है, कुछ बदलाव नहीं है। ये चैप्टर 13 हुआ करता था स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया, बस नंबरिंग चेंज कर दी है। ऑडिट ऑफ बैंक्स 12वां चैप्टर हुआ करता था, अब 10वां होगा। और आ गया है ये नया नाटक, 13 चैप्टर से हमारे 2 चैप्टर उड़ा दिए गए, और एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करके एक नया टॉपिक आ गया। कंपनी ऑडिट जो था पूरा का पूरा उड़ा दिया गया, सिवाय कारो के। कारो अभी भी कोर्स में है बेटा, ये बात यहां पे इन्होंने बताई है कि सर चाहे कंपनी ऑडिट उड़ जाए, लेकिन कारो तो बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। अब बच्चे कनेक्ट कैसे करेंगे? आइडियली पहले लॉ पढ़ लो, ताकि कारो जब आप है अलग से ऑडिट में पढ़ सको। ये चीज यहां पे रखी है। इसके बाद एथिक्स के बारे में बात होने वाले, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जब कुछ बच्चों को दुख होगा कि कंपनी ऑडिट चला गया, और फ्रॉड वाला जो चैप्टर था चैप्टर 5, वो चैप्टर भी चला गया। लेकिन क्या किया, उतना ही मजेदार टॉपिक है ना, यहां पे एथिक्स फाइनल से उठा के डाल दिया गया है। तो चैप्टर हुए हैं कम, कंटेंट हुआ है कम ऑडिट में। जी हां, कंटेंट कम हो चुका है, इसीलिए मार्क्स लाने हैं ना और ज्यादा इजी हो जाएंगे। एथिक्स में से सवाल आएगा ही आएगा, अब हमको कोई डाउट है ही नहीं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो इतना सा छोटा सा टॉपिक है, इजी है, उसमें सवाल आएगा ही। और चैप्टर 1, 2 जो है उसमें कुछ बदलाव खास नहीं किए, कुछ टॉपिक्स कम किए हैं, बढ़ाया नहीं है, तो वहां पे भी पुराने क्वेश्चंस बने हुए ऐसे एज इट इज दे देगा।
कुछ जो नई चीजें डिजिटल ऑडिट बोल के कर दिया गया है, और वो कुछ नए चैप्टर 6 को रीनेम कर दिया गया है। तो ऑडिट में कोर्स कम हुआ है। न्यू कोर्स May 24 में ऑडिट तो आपके लिए इजी रहने वाली है इंटरमीडिएट लेवल पे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी द ऑडिट सब्जेक्ट विथ मी। बहुत धूम धड़ाका सब्जेक्ट है। इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट जिसमें सब कुछ प्रैक्टिकल है। आपका दिमाग प्रैक्टिकल चलता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? थ्योरी सब्जेक्ट। मैं आपके साथ डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आ गया हूं अपने एफएम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एफएमएसएम का पेपर का लेकर। तो पहले के कोर्स में क्या था, अब के कोर्स में क्या है, अब हम आपके साथ पूरा एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले तो भाई पेपर नंबर चेंज हो गया। पहले ये हमारा पेपर नंबर 8 में आता था एफएम, और एसएम आता था पेपर नंबर 7 में। भाई दोनों ही हटा दिए। एसएम में से ईआईएस को ओके अलविदा कर दिया, एफएम ईएफएफ का पेपर था, ईएफएफ हटा दिया, तो दोनों को मर्ज करके बेटा सिंगल पेपर बना दिया। तो ये बन गया एफएम एंड एसएम का 100 नंबर का पेपर। अब देखो इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस है बेटा जो हमें एड्रेस करनी है। सबसे पहली बात, अगर मैं पुराने पहले वाले कोर्स की बात करूं तो बेटा वहां पर एफएम हमारा 60 मार्क्स का हुआ करता था, बट अब हमारा सेक्शन ए में एफएम कर दिया बेटा जस्ट 50 मार्क्स का। तो अब हमारे पास इक्वली बांट दिया गया एफएम और एसएम को। एफएम हमारा 50 और एसएम हमारा 50, पहला चेंज। दूसरा, अब इसके अंदर भी बेटा आपके एमसीक्यू डाल दिए, तो अपन तो यही मान के चल रहे हैं बेटा 15 नंबर के एमसीक्यू इसमें आएंगे। भाई 30% आने हैं तो 15 के इसमें हो गए, और 35 का जो बचा हुआ पेपर होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का हो जाएगा। तो ये आपके पास पहले तो 15 और 35 का ब्रेकअप आपके पास आ गया। भाई 50 का ब्रेकअप कैसे करना है, हमने कहा ठीक है जी, ये बात भी समझ में आती है हमें। अब सर हमारे इसके अंदर क्या चेंजेस है बेटा, एक तो ना अपने माइंड में ये क्लियर कर लो भाई, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉस्टिंग है और एफएम है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू का मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ थ्योरी है बेटा। एमसीक्यू मतलब प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों आ सकते हैं, और इनफैक्ट दोनों में से कोई भी आ सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द वैल्यूज, ठीक है जी। अब जैसा कि मैं कॉस्टिंग में बोला, चेंज ना होते हुए भी चेंज है, बिकॉज नाउ योर अप्रोच टुवर्ड्स द सब्जेक्ट चेंजेस। थोड़ा सा निटिग्रिटीज पे ध्यान देना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसको हम पहले कई बार इग्नोर मारते थे। उन सब बातों को डिटेल में समझना पड़ेगा, बिकॉज अब एमसीक्यू हमारे पास है। तो एग्जामिनर कहीं से भी उठा के छोटा सा पॉइंट उठा के एमसीक्यू बना सकता है। और मैं तो ये कहता हूं भाई, ये सब्जेक्ट पहले भी स्कोरिंग था, बच्चे आराम से 80 प्लस में जाते थे, 90 प्लस में जाते थे, अब भी जाएंगे। इनफैक्ट अब ज्यादा चांसेस है वो 90 प्लस आराम से क्रॉस कर सकते हैं। सो अब आपके पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो डोंट मिस दिस, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं हमारे कंटेंट में क्या क्या है। तो बेटा अगर कंटेंट की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल सेम, एकदम सेम है भाई। फाइनेंशियल एनालिसिस थ्रू रेशियो सेम पॉइंट। भाई इलस्ट्रेशन थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, एक आध क्वेश्चन जोड़ दिया होगा या डिलीट करा होगा, वो अभी हम एनालिसिस कर लेंगे, बट वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको सब बताएंगे। बट अभी के लिए अपन एक जनरल बात करें तो भाई इन जनरल तो ये एकदम सेम टू सेम है भाई, इसमें कोई चेंज नहीं है साहब जी, है ना। चलो उसके बाद बेटा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये पहले भी थियोरेटिकल चैप्टर था जिसमें हम नए नए सोर्सेज के बारे में सीखते थे कि भाई कंपनी एक पैसा कैसे रेज कर सकती है। सेम वे बेटा यहां पर है कि भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब इसके अंदर कुछ नए पॉइंट्स जोड़े हैं, जैसे P2P लेंडिंग, इक्विटी फंडिंग, क्राउड फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग एंड सो ऑन। ये कुछ कुछ नए पॉइंट जोड़ दिए जो आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, और एज अ स्टूडेंट बेटा आपको इनके बारे में पता होना भी चाहिए जो आपके सामने है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सेम है बेटा, जितने टॉपिक पढ़ते थे वो अभी भी पढ़ने हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑलमोस्ट सेम, जो पहले टॉपिक पढ़ते थे बेटा वो अब भी पढ़ने हैं। लिवरेजेस सर जो पहले पढ़ते थे वो अब भी पढ़नी है, बिल्कुल सेम। तो यहां तक का पार्ट क्लियर। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या कैपिटल बजटिंग भी कई बच्चे बोलते हैं। तो ये दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है इसमें एक चेंज है, और वो चेंज ये है कि पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ एक टॉपिक जुड़ा होता था जिसको हम बोलते हैं रिस्क एनालिसिस। जब इंस्टीट्यूट ने पिछली बार अपना कोर्स चेंज करा था तो फाइनल एक टॉपिक उठा के यहां डाल दिया था, बट अब इंस्टीट्यूट ने वापस उसे हटा दिया है। तो भाई चेंज क्या हुआ, 60 की जगह 50 मार्क्स,
एमसीक्यू जोड़ दिए, एक चैप्टर डिलीट। तो भाई एक चैप्टर डिलीट हो गया, बहुत अच्छी बात है, बच्चे कह रहे सर तो खुशी की बात है। ऑल्दो मैं बोलता हूँ बेकार है, वो सबसे आसान चैप्टर था भाई, फ्री के नंबर थे, पेपर में आ जाता था तो नंबर फ्री में मिलते थे। अब थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई है ना, हाँ अब एक फ्री वाले नंबर कम हो गए, थोड़ी अब मेहनत वाली बची है ना, चलो कोई बात नहीं। बाकी इसके अंदर जो कंटेंट है बेटा, जितनी टेक्निक्स पढ़ते थे वो सारी की सारी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिविडेंड डिसीजन ऑलमोस्ट सेम। अब बात करते हैं बेटा वर्किंग कैपिटल। सर इसकी बात करना बनता है, देखो अब जरा ध्यान से सुनना। वर्किंग कैपिटल में पहले भी बड़े सारे टॉपिक थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर उसके बाद हमारे पास कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑल्दो हम वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग सब एक साथ ही पढ़ाता था मैं आपको। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले कॉस्टिंग बेटा ग्रुप 1 में होता था, एफएम ग्रुप 2 में होता था, तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसके अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस और कॉन्सेप्ट डाला हुआ था। बट अब सिंस दोनों पेपर एक ग्रुप में आ गए हैं, दैट इज ग्रुप 2 में आ गए हैं, तो इंस्टीट्यूट ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के चैप्टर में सीधा सीधा लिख दिया कि भाई स्टूडेंट शुड रेफर टू द कंटेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट मॉड्यूल। भाई कॉस्टिंग के मटेरियल कॉस्ट चैप्टर के मॉड्यूल को देख लो, यही कंटेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया क्यों ऐसा करा, क्योंकि अब दोनों सेम ग्रुप में आ गए। पहले अलग अलग थे तो बच्चा कई बार अलग अलग देता है, तो इस वजह से इंस्टीट्यूट कहता कोई नहीं भाई मैं तेरे को दोबारा याद दिला देता हूं, बट अब याद दिलाने की जरूरत नहीं है भाई, सेम ग्रुप में है। तो इसीलिए अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिख दिया, ऑल्दो पहले भी हम यही कहते थे वो ईओक्यू का टॉपिक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर एफएम 50 मार्क्स का पेपर। चेंजेस मैंने बेटा आपको बता दिए, अप्रोच में चेंज आएगा, थोड़ी सी डिटिग्रिटीज में चेंज आएगा, चेंज ना होते हुए भी देयर इज अ चेंज, सो यू हैव टू टैकल दैट वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है जी, चलो अब हम चलते हैं बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब अगर मैं बात करूं एसएम तो बहुत बढ़िया है। एसएम बेटा 50 नंबर का, अगेन इसके अंदर दो ब्रेकअप बेटा 15 और 35, तो भाई 15 के एमसीक्यू और आपका 35 का बच्चा डिस्क्रिप्टिव पार्ट है ना, ये आपका सेट है मामला। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं कि भाई एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या है, तो भाई आपका जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो कुल मिला के 5 चैप्टर में है। इंस्टीट्यूट ने अब उसको 5 में बांट दिया, यानी कि 10 नंबर का एक पार्ट हो गया, 1 2 3 4 और 5। भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ही बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अगर आपके एग्जाम्स की बात करूं तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए भी बनानी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हर कंपनी स्ट्रेटेजी बनाती है फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, फाइनेंस से रिलेटेड एंड सो ऑन, कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड। तो भाई सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर आई विल बी टेकिंग अप। अब इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर अगर मैं पुराने वाले एसएम से कंपेयर करूं तो कुछ टॉपिक्स की रीशफलिंग करी है, क्योंकि अब 5 हेड्स में ही कवर करना है, तो कुछ टॉपिक इधर उधर एडजस्ट करे हैं, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है और कुछ नए टॉपिक्स जो आज की डेट में काफी ज्यादा रेलिवेंट है आपके लिए, उन सबको जोड़ दिया गया। तो दैट इज द वेलकम चेंज व्हिच हैज बीन डन। फर्दर बेटा इसके अंदर जो अभी और चेंजेस होंगे वो सब हम आपके साथ अपने नए बैच में डिस्कस करेंगे। तो भाई मैं आपको एक सजेशन दूंगा, पुराने वाले बैचेस को थोड़ा सा अवॉइड करें। ऑल्दो मैं फिर से बोल रहा हूं कंटेंट सेम है बट अप्रोच में फर्क है, चेंजेस है, एमसीक्यू पे फोकस रहेगा, आपके डिस्क्रिप्टिव थोड़े से डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर जाएंगे, तो भाई थोड़ा थोड़ा सब में चेंज आएगा। तो इसलिए आप नए बैचेस पे फोकस करें। ऑलराइट, चलो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस एफएम एंड एसएम का सब्जेक्ट।